गाइस एक टेक कंपनी की बात करते हैं, जेंसार टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। आज देख सकते हैं 10.46%, इससे भी ज़्यादा ये मार्केट खुलने पे ऊपर गया था, लेकिन अभी 10.46% के आसपास है। प्राइस देख सकते हैं 375 रुपीज़ है। मार्केट कैप 8490 करोड़ का है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। ROC एवरेज है और ROE एवरेज से थोड़ा कम है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% से कम है, 49.2% है। इसमें से प्लेज कुछ तो किया है इन्होंने, लेकिन लगभग ना के बराबर ही है। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है। इंडस्ट्री पी देख सकते हैं 33.1 है, जिससे कम है इसका पी, और डिविडेंड 1.28% के आसपास ये कंपनी देती है। अभी देखिए इसका मैक्सिमम लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग प्राइस देखेंगे तो इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा। किस तरह का पैटर्न? ऊपर जाने का, फिर नीचे जाने का, फिर वापस ऊपर एंड नीचे, एंड वापस ऊपर एंड नीचे, फिर वापस ऊपर एंड नीचे, और अभी ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ से ही नहीं, ये इससे पहले भी देखिए, यहाँ ऊपर नीचे, फिर यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ ऊपर नीचे। तो ये छोटा दिख रहा है, लेकिन उस टाइम में ये बहुत बड़े बड़े फॉल्स होंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर तो नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोलते भी हैं तो ये बहुत छोटे लेवल का कंसिस्टेंट कंपाउंडर होगा, ना कि बड़ी कंपनीज जैसे LTIM हो गया या बड़ी IT कंपनीज हो गई, उनके जैसा ये प्रॉफिट आपको कमा के नहीं देगा। हाँ, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये अच्छा स्टॉक है, जो नीचे लेके ऊपर बेच सकते हैं, फिर नीचे लेके ऊपर बेच सकते हैं, फिर यहाँ लेके यहाँ बेच सकते हैं। वैसे ही जिसने यहाँ पे लिया होगा वो इसको यहाँ पे या फिर इसके ऊपर अगर ये जाता है तो यहाँ पे कहीं पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अच्छा नहीं है। अगर इसका PE रेशियो चेक करेंगे तो PE रेशियो भी वैसा ही है। ये पहाड़ ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, और अभी क्या हो रहा है, इसका जो ये PE है, ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन ये ऊपर जा रही है और ये पहाड़ नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन उल्टा है। हम लोगों को क्या चाहिए रहता है इन्वेस्टमेंट के टाइम के लिए, जैसे ये जो नीचे गिर रहा था और ये पहाड़ ऊपर जा रहे थे, तो अपने को क्या करना है, EPS ऊपर जाना चाहिए, PE नीचे आता हुआ होना चाहिए, तब हम बेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो मीडियन कहाँ पर है? मीडियन यहाँ कहीं पर है। वैल्यूएशन अभी कहाँ चल रही है? 25 के आसपास। मीडियन है 12-13 के आसपास, और ये वैल्यूएशन कहाँ चल रही है इसकी? 25 के आसपास। तो अभी थोड़ा सा ये कॉस्टली है। पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, जैसे यहाँ देख सकते हैं 42-43 के आसपास चल रहा था, तो यहाँ तो कतई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मीडियन से थोड़ा बहुत ये अभी ऊपर है, तो अगर ये अच्छा स्टॉक होता तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, चेक करते हैं। मार्च 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट इसका आया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 76 से बढ़ के 119 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो ये रीज़न है कि ये अभी इतना भाग रहा है। और पहले गिरने का रीज़न क्या था? वही रीज़न था। देखिए 131 से क्या हुआ था? 75, 75 से 57, तो इस टाइम में ये गिर रहा था। लेकिन 57 से जब ये 76, ये जब रिजल्ट आने वाला था 76 करोड़ का, तो इससे पहले से ही ये भागना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि अंदर वालों को पता रहता है कि ये भागने वाला है, तो पहले ही लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ईयरली प्रॉफिट लॉस में भी चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट 422 करोड़ से 328 करोड़ हुआ, तो मतलब यहाँ पे ये फॉल आया है। ठीक है, तो अगर आप ईयरली वाले में देखोगे तो ये गिरा है, सिर्फ क्वार्टरली वाले में बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर जाना अभी शुरू हुआ है, ये हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक ये कंटिन्यू ना करे। ठीक है, अब तो ये देखते हैं कि ये कहाँ तक ऊपर जाता है। मेरे पास भी ये स्टॉक है, मैंने इसे सिर्फ एक ट्रायल पर्पस के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, और बहुत ही कम अमाउंट में, 1% भी नहीं है ये, 0.5% भी नहीं है। वो मैंने क्यों यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था वो भी मैं बताऊंगा। ये मेरे मंथली लेवल नहीं थे, ना ही ईयरली लेवल था, दोनों में से कोई लेवल नहीं था ये, लेकिन फिर भी मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट किया वो मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ आप सिंपल देखेंगे, 6% 10 ईयर्स का, फिर 5 ईयर्स का 6%, 3 ईयर्स का 9%, TTM कितना है लास्ट 12 मंथ्स का? -20%। तो कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 5 ईयर्स का कितना दिख रहा है? 7%, है ना। बाकी आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन सारे अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए। बैलेंस शीट चेक करेंगे, रिजर्व्स इसके बड़े हैं। डेट देखेंगे तो डेट इसका कम हुआ है, और फिक्स्ड एसेट भी कम हुआ है। तो फिक्स्ड एसेट में इसके मार्क्स कट जाएंगे, बाकी 2 आउट ऑफ 3 से मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास पहले जितना था उतना ही स्टॉक अभी भी है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है। ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि जब ये मार्केट को पता चल जाता है ना कि ये बढ़ने वाला है, तो
पहले से ही प्रमोटर ने भी अपना स्टॉक बढ़ा लिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो पहले से इन्होंने 16% से अपना कितना कर लिया, 10.53% तो कम कर लिया, लेकिन रिसेंट से चेक करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ाया था, फिर वापस थोड़ा सा कम कर लिया। और म्यूचुअल फंड को चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड ने भी पहले जितना इनके पास स्टेक था उसको इन्होंने कम कर लिया। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे कोविड के टाइम से, तो फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड दोनों ने ही अपना स्टेक कम कर लिया है, लेकिन बेचारी पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। बाकी कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं तो डिविडेंड देख लीजिए। 2023 में फरवरी में इसने 1.5 रुपये का दिया था, फिर 2022 में 2 बार इसने डिविडेंड दिया, 3.5 रुपये का और 1.5 रुपये का, और 2021 में भी इसने 2 बार दिया, 2 रुपये 40 पैसे और 1 रुपये 20 पैसे का, तो लगभग वैसे ही डिविडेंड मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस साल भी एक डिविडेंड इसके बाद आना चाहिए। स्प्लिट अगर चेक करेंगे तो 2018 में ही इसने एक बार स्प्लिट दिया था, और अभी तो इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी जो फेस वैल्यू है वो कितनी चल रही है, 2। ठीक है, तो वापस जब ये 10 हो जाएगी उसके बाद ये स्प्लिट कर सकते हैं। और बोनस आप देखेंगे तो 2010 बहुत पुरानी बात है, 2010 में इन्होंने बोनस दिया था, उसके बाद से इसमें कोई बोनस नहीं है और ना बोनस के हालात दिख रहे हैं। अब देखिए इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर चेक करेंगे तो अभी कितना आया है मार्च का, 119 करोड़। पिछले मार्च में कितना था, 130 करोड़। तो इससे ये क्या है, कम है, और पिछले वाले क्वार्टर से ज़्यादा है। यही हमने बात की थी स्क्रीनर पे। अभी अगर हम लोग एनुअली अगर नेट प्रॉफिट चेक करें साल का, तो देखिए ये पिछले साल से कम है, लेकिन इसके पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके पहले भी आप देखेंगे तो देखिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से गिर गया, फिर यहाँ से फिर हल्का बढ़ा, फिर गिर गया, फिर उठा और अब फिर से ये गिर गया। ठीक है, तो इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए इसके चार्ट में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही हमको, है ना। तो अभी इससे क्या मालूम चल रहा है, एक नज़र में देखने से कैसे मालूम चल रहा है इसमें क्या पैटर्न बन रहे हैं, कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। चलिए एक पैटर्न देखते हैं इसके टॉप का। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक टॉप लेते हैं और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इससे। तो ये टॉप हमने कनेक्ट किया, तो मतलब एक नज़र में हल्का लग रहा है कि जैसे इसने यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर वहीं इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे अभी अगर ये इस प्राइस पे चल रहा है तो यहाँ से ये बढ़ते हो सकता है शायद यहीं कहीं पे आके ये 600 वाले लेवल से या उसके आसपास से कहीं से फिर वापस नीचे फॉल करना शुरू करे। तो ये स्टॉक किस तरह का स्टॉक हुआ, ऑब्वियसली ट्रेडिंग वाला स्टॉक हुआ, राइट, स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक हुआ, जिसमें बेसिक नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। ठीक है, फिर वापस नीचे जहाँ तक ये जाता है वहाँ पे ख़रीद के फिर ऊपर बेच दीजिए, फिर नीचे में ख़रीद के ऊपर बेच दीजिए। अभी देखिए मैंने आपको बोला कि मैंने इसे नीचे में बाय किया है, गाइस मैंने इसे यहाँ पे नहीं लिया है, मैंने इसे यहाँ पे लिया। ठीक है, ये तो गलत बोल दिया मैंने, इसे मैंने यहाँ पे लिया है रिसेंटली। अभी देखिए इसमें मंथली कैंडल के चार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे लेने का क्या मतलब बनता है, लेकिन जैसे ही हम लोग डेली कैंडल्स के चार्ट में आते हैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा, एक अजीब सा डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम। ये डबल बॉटम को चेक करने के लिए ही मैंने इसे यहाँ पे बाय किया था 260 रुपीज़ पे। तो कहने का मतलब है कि पिछली बार जब इसने यहाँ पे बेस बनाया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ से वापस नीचे जाना शुरू किया। ठीक है, तब यहाँ पे ही इसी बॉटम के पास ही इसने वापस सपोर्ट लेना शुरू किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डबल बॉटम को चेक करने के लिए 260 पे बाय किया था, जो कि अच्छा डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म में बाय करना चाह रहा हूँ तो मुझे डेली कैंडल में तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये मुझे पता था कि स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है और बस मैंने उसे चेक करने के लिए एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, उसी की वजह से मैंने इसमें प्रैक्टिकली चेक करने के लिए मैंने बहुत छोटे अमाउंट इन्वेस्ट किया था, जो कि बोल सकते हैं कि तुक्का भिड़ गया। और ये अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अब ये कितना ऊपर जाता है वो देखना बाकी है, क्योंकि आप ये भी देखिए कि ये जो बॉलिंजर लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है साइड में चलती हुई, ये बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, और इससे ये कितना ज़्यादा कैंडल बाहर जा चुका है, तो ये हो सकता है कल परसों कभी भी ये वापस एक बड़ी सी रेड बनाए और तब लोगों में पैनिक आ जाएगा प्रॉफिट बुक करने का, या फिर जिन्होंने आज के प्रॉफिट को देख के आज के 10% या 11% देखिए, अभी 11 हो गया ये, तो 11% जो भाग गया है, तो बहुत सारे लोग इस तरह के स्टॉक इस तरह के गेन देख के इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो उस तरह के लोग क्या करेंगे, इसको सेल करना शुरू कर देंगे रेड कैंडल देखते, है ना। तो वो जो छोटी सी रेड कैंडल बनेगी वो बड़ी होती जाएगी
तो बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है कल परसों नरसों जो भी। या अगर इसमें कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मार्केट में है तो अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रही, हो सकता है मार्केट बंद होने के बाद आ जाए या मेरे वीडियो बनाने के बाद आ जाए, तो उस न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि ये क्यों भाग रहा है इतना। अदरवाइज़ मेरा जो इसमें इन्वेस्टमेंट था वो टोटल तुक्का था, या फिर आप टेक्निकली अगर बोलो तो ये डबल बॉटम का रीज़न था और कोई रीज़न इसमें इन्वेस्टमेंट का नहीं था। ठीक है, तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो इस तरह की ट्रिक अपना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे स्टॉप लॉस वगैरह लगाते होंगे तो स्टॉप लॉस लगा के आप रिस्क को अपना कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा था, यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए और जितना भी प्रॉफिट आपको पॉसिबल लगे वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। अभी आप में से कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि आपको भी शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बनाना है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना, इसको गिरने दो थोड़ा सा। ठीक है, एटलीस्ट जैसे ये लाइन है मूविंग एवरेज, जो भी आप एक मूविंग एवरेज लगाओ, ठीक है, या फिर 20 डेज़ 25 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाओ, और उसके आसपास अगर ये आता है तो वहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला, ये ब्लू कलर की जो लाइन मैंने लगाई है ये वाली, ठीक है, तो हो सकता है कि ये यहाँ 560 या 600 या जहाँ तक भी ये जाता है, ठीक है, 600 तक या जो भी जहाँ तक भी ये जाता है, अगर ऐसे जाता है तो आप यहाँ 600 के आसपास में इसमें वापस सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि सेलिंग होगी ही, ज़रूर होगी, क्योंकि ये टॉप में यहाँ पे प्रेशर इसमें हमेशा दिखा है, तो इस तरह के स्टॉक में प्रेशर रहता ही है। ठीक है, इस लेवल पे प्रेशर आ ही जाएगा। तो अगर ये वापस गिरता है तो नीचे में स्विंग ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं, जहाँ भी ये गिरे और वहाँ से अगर पलटता हुआ दिखे तो आप एंटर हो सकते हैं और इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जेंसार टेक के बारे में और ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ना फंडामेंटल अच्छे हैं ना टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, बस स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक स्टॉक है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दी जाए। ऊपर से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे 11% क्यों भाग गया, तो उसका रीज़न अभी तक तो मार्केट में नहीं आया है। अगर मार्केट में ऐसा कुछ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होगी तो फिर मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।